यहाँ पे COOH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ओके, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम यहाँ से देख के बता सकते हो कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब तुम कैसे बोल सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या तुम्हें इसे याद करना होगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना, दे आर बेसिकली नॉट अ काइरल है। दिस इज फॉर्मिंग द CONH और ये जो CONH है, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड, इन विच यू आर सेइंग दैट जब तुमने एग को बॉयल करा तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, बट जब तुमसे नॉर्मली आंखों से देखते हो तो लिक्विड होता है, बॉयल होने पर सॉलिड होता है, तो तुम ये सोच सकते हो कि इनकी जो एंट्रोपी वो डिक्रीज हो जाती होगी, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी टर्शरी जो भी रहते होंगे वो डीनेचर्ड होकर प्राइमरी बन जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and this is the second and the last lecture on biomolecules. We have already completed the first lecture in which we saw different classifications of carbohydrate, जो मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या फिर तुम्हारे ऑलिगोसेक्राइड्स थे। ऑल्सो वी शॉ ग्लूकोज, उसके जो स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिएक्शंस थे, ऑल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो ग्लूकोज डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट पोर्शन एंड वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू topic, that is topic 10.2, and its name is protein. Okay, so let's get started with this. So what do you mean by the term protein? तो उससे पहले देखो, तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में इसको दे रखा है, and it's a Greek word that means the proteos, and it means the primary or the prime importance. Okay, so all protein are polymer of alpha amino acids, so this thing is important. और यहाँ पे जो term all है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यहाँ पे ऑल को इसने रिप्लेस कर दिया मोस्ट ऑफ या फिर सम ऑफ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे टर्म्स में तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होना है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऑल प्रोटीन्स, एंड दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो पहला इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, दैट मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे बता रखा था तुम्हें। जो प्रोटीन होते हैं दैट इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोज जो होते हैं दैट इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। देन जो सेल्यूलोज थे वो तुम्हारे प्लांट से रिलेटेड थे, जो अबेंडेंट सबसे ज़्यादा थे। बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सेल्यूलोज का, वो सबसे मोस्ट अबेंडेंट होता है इन द केस ऑफ प्लांट। नाउ व्हेन यू कम टू स्टार्च, सो दिस इज द डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन, तो यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑल्सो तुम्हारा जो ये टॉपिक पॉलीसेक्राइड है दैट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, बट हमने पिछले लेक्चर में इसे कर रखा है, तो कर रखा है तो अच्छी बात है, बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट टॉपिक और इसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स में तुम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर तुम केमिकल रिएक्शन को ही नहीं समझ पाओगे, जो कैसे न्यूक्लिक एसिड DNA वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा, है ना। सो इट टुक 10 मिनट्स, तो हमने उसे भी कवर कर लिया था। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो आगे देखते हैं। सो दिस इज द चीफ सोर्स जो होते हैं ना प्रोटीन के, वो कौन होता है? मिल्क होता है, चीज़ होता है, पल्स होता है, पीनट्स होते हैं, फिश और मीट होता है। ओके, सो तुम देख सकते हो कि ये जो भी सोर्स है ये प्रोटीन से रिलेटेड है, और जो बॉडी बिल्डिंग करता है ना टू मेक देयर मसल्स, वो इन सब सोर्सेज को ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं इन लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट या फैट। ओके, बिकॉज दिस आर डायरेक्टली लिंक टू योर मसल बिल्डिंग। Now they occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life. तो इस statement भी काफ़ी ज़्यादा important है। जो तुम्हारा यहाँ पे प्रोटीन है that is the fundamental basis of structure and function of life. Okay. Now let's move to the next topic, that is the amino acids. Okay. So amino acid contains amino, that is NH2, carboxyl group एंड फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड्स होता है ना दैट इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये इसी अमीनो एसिड से बनते हैं। ओके, और इस अमीनो एसिड में कौन कौन कंटेंट है तो उसको तुम हाईलाइट कर सकते हो। तो तुम्हारा अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल जो COOH होता है, द अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन को बता रखा है। नाउ वी हैव टू गो फॉर अल्फा अमीनो एसिड्स, सो दीज आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। तो तुम इसको हाईलाइट कर सकते हो कि तुम्हें अल्फा अमीनो एसिड कैसे मिलता है। और यहाँ पे देखो टर्म यहाँ पे ओनली यहाँ पे लिख रखा है ना, तो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑल लिख रखा है, यहाँ पे ओनली लिख रखा है, तो
ये सब टर्म्स जो होते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं बेसिकली, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली क्रिएट हो सकते हैं. सो आई एम राइटिंग इट डाउन. यहाँ पे ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड. और ये कैसे ऑब्टेन्ड हो पाते हैं? बाई हाइड्रोलाइसिस. ओके, तो हाइड्रोलाइसिस की एक अलग इंपॉर्टेंस है, हमने ऑलरेडी देख रखा है. जो डाइसेक्राइड थे वो कैसे मोनोसेक्राइड में ब्रेक डाउन हो पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. और यहाँ पे जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे, दैट वाज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनमें से सिर्फ अल्फा ही होता है जो ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो पाता है फ्रॉम द प्रोटीन. नाउ दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो. तो अब देखते हैं बाय वन बाय वन. नाउ ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्राइबल नेम्स. ओके, ट्राइबल यानी कह सकते हो कि तुम लोकल नेम्स कह सकते हो, है ना. सो विच यूजुअली रिफ्लेक्ट देयर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स. तो यहाँ पे तुम इसे भी हाईलाइट करो, ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव द ट्राइबल नेम. तो ये सब जो टर्म्स हैं इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. ओके, यहाँ पे भी तुम्हें ऑल मिला था, यहाँ पे तुम्हें ओनली मिल रखा है. तो लेट मी यूज द डिफरेंट हाईलाइटर फॉर दिस. ऑल, ओनली, यहाँ पे भी तुम्हें ऑल मिला है. सो दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट. और इसका जो ग्रीक वर्ड का मतलब होता है दैट इज ग्लाइकोस एंड दैट मीन्स द स्वीट. ओके, तो बेसिकली अब ग्लाइसिन होता क्या है? तो अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ रखी होगी इससे रिलेटेड तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है. और ये जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो वर्ड्स है ना, ये यूज हो रखे हैं तुम्हारे बायोलॉजी की बुक में. ओके, और ये सिंपलेस्ट इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारे आर ग्रुप होते हैं, यानी जो वेरिएबल ग्रुप होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन. ओके, यानी कि सोचो कि जो तुम्हारे ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिख रहा होगा. जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली सब्सटीट्यूटेड मीथेन, तुम ऐसा बोल सकते हो. ओके, सोचो कि यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. ओके, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम यहाँ से देख के बता सकते हो कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब तुम कैसे बोल सकते हो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्या तुम्हें इसे याद करना होगा? तो आंसर इज नो. बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना, दे आर बेसिकली नॉट अ कायरल. ओके, तो कायरल होने का क्या होता है, जो उसके चारों जो सब्सटीट्यूटेड जो होते हैं ना हाइड्रोजन वाले पोर्शंस, तो चारों डिफरेंट होने चाहिए. जो चारों जो ग्रुप अटैच्ड होते हैं इट शुड बी डिफरेंट, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. बट यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है. सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज यहाँ पे कायरल नहीं है. तो अगर क्वेश्चन आता है क्या ये कायरल होते हैं, सो द आंसर इज नो. एंड दैट इज वाई ये क्या है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, और ये ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उन सब में अकेला है जो सिंपलेस्ट है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. Amino acids are generally represented by 3-letter symbol. Sometimes 1-letter symbol is also used. तो यहाँ पे देखो 1-letter symbols already दे रखे हैं, ठीक है. So it's like 1-letter code and question can be created by this. Like match the column करने का है ना. So let's see here. तो देखो यहाँ पे एक COH लगा हुआ है, यहाँ पे एक NH2, यहाँ पे एक H, और ये जो R है दैट इज द वेरिएबल ग्रुप जो तुम ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे वो वेरिएबल वाले हैं, इनको तुम आर में रिप्लेस कर सकते हो और अपने डिफरेंट अमीनो एसिड्स को देख सकते हो. तो जो फर्स्ट है दैट इज द सिंपलेस्ट वन, द ग्लाइसिन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. यहाँ पे जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होता है. 3-letter सिंबल से इसको तुम ग्लाइसिन को GLY बोल सकते हो और 1-letter कोड से तुम G बोल सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे होते हैं कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ओके, और यहाँ पे कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड. नॉन इसेंशियल तो वो होते हैं जो तुम्हारा बॉडी क्रिएट कर लेता है, बट इसेंशियल वो होता है जो तुम्हारा बॉडी क्रिएट नहीं कर पाता और तुम्हें उसे बाहर से इनटेक करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तुम्हारी बुक ने बेसिकली ये बता रखा है विद द हेल्प ऑफ स्टार मार्क्स यहाँ पे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख रखा है कि दीज आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ओके, सो लेट्स चेक ये कौन कौन से हैं. सो लेट मी राइट हियर PVT, TIMHALL. तो यहाँ पे जो P है,
दैट इज द फेनाइल अल्नीन। रुको इसे देख लेते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड होगा ना, दिस इज द फेनाइल एलानीन, एंड इसको पीएचई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हम एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो 1 लेटर कोड होता है। और यहाँ पे जो तुम्हारा आर ग्रुप है दैट इज C6H5CH2। ओके, तो बेसिकली आर ग्रुप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें ये याद रखना है जो फेनाइल अलानीन है दैट इज द इनिशियल वन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द वलीन, और यहाँ पे तुम्हें वलीन दिख रहा होगा सबसे ऊपर में। द नेक्स्ट वन जो टी है दैट इज द थ्रियोनीन। ओके, तो लेट्स चेक थ्रियोनीन, ये रहा थ्रियोनीन, और यहाँ पे भी एक आर ग्रुप है और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। ओके, उसके बाद एक और टी है जिसका क्या मतलब होता है, ट्रिप्टोफैन। ओके, देन आई दैट इज द आइसोल्यूसिन, एम दैट इज द मिथियोनिन, और ये जो मिथियोनिन होते हैं ना इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान देना, मिथियोनिन में और सिस्टीन में दोनों में सल्फर कंटेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एच दैट इज द हिस्टिडीन, एंड देन आर्जिनिन, देन लाइसिन, देन ल्यूसिन। और बाकी जितने भी हैं वो कौन से हैं, बाकी जितने भी वो नॉन एसेंशियल हैं, यानी तुम्हारे बॉडी प्रिपेयर कर पा रहा होगा। नाउ अब ये सब जो आर ग्रुप है साइड चेन के, उनको तुम जो आसान वाले उसे याद कर सकते हो, और बेसिकली अगर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस अगर क्रिएट हो पाते हैं तो तुम वहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। सो ग्लाइसिन के लिए एच होता है, एलिलीन के लिए CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप है एक, तो ये सब आसान वाले हैं तो तुम याद कर सकते हो, है ना। वलीन के लिए तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। नाउ लेट्स मूव। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये जो F और Y और ये जो W है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कौन है, ये एरोमेटिक है। ओके, तो एरोमेटिक को तुम हाईलाइट कर सकते हो, F4 फेनाइलमाइन एलानीन सॉरी, देन Y4 टायरोसिन, एंड जो लास्ट है W दैट इज द ट्रिप्टोफैन। तो ये तीन हो गए। उसके बाद तुम्हारे पास जो मिथ्योनीन है और जो तुम्हारे पास सिस्टीन है, इनको भी तुम हाईलाइट कर सकते हो, बिकॉज ये क्या होते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो ये सिस्टीन को देखो और ये मिथ्योनीन को देखो, जो थोड़े से डिफरेंट है ना उनको तुम याद कर सकते हो। ओके, फिर तुम अगर देखो एसिडिक कौन है, तो एसिडिक जो जिसमें एसिड लगाओ, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है। और यहाँ पे जब तुम कंफ्यूजन हो ना तो एक चीज से कंपेयर करना, सोचो कि कोई आर ग्रुप है या जो भी है टोटल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे एक पूरा का पूरा अल्फा अमीनो एसिड है, अगर वहां पे नंबर ऑफ COOH ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू NH2, सो इन दिस कंडीशन वो क्या होगा, एसिडिक टाइप का होगा। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होगा या ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू COOH, तब ये क्या होगा, दैट वुड बी बेसिक। ओके, तो ऐसे करके भी तुम यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है उसे ध्यान देना, और बेसिकली ये तुम्हारे PYQs में भी रह चुके हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, और ये किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। नाउ इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्साइल रहा तब क्या होगा, सो इन दैट कंडीशन इट विल बिकम न्यूट्रल। ओके, जब वो इक्वल नंबर में है दोनों। सो लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। अब वो क्या है देखते हैं। नाउ मोर नंबर ऑफ अमीनो है तो वो बेसिक है, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल है तो वो एसिडिक है, तो ये तो हमें पता है। सो अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दीज आर द नॉन एसेंशियल। और इसको मैंने पहले भी बोल रखा है, जो तुम्हारे बॉडी में बन पाते हैं वो एसेंशियल नहीं होते हैं, बिकॉज तुम तो उसको खुद से ही अपने अंदर सिंथेसाइज कर सकते हो, बट जो एसेंशियल है उनको तुम्हें आउटर जो होता है ना, बाहरी खाना से आउटर फूड जो तुम खाते हो, जो तुम नहीं सिंथेसाइज कर सकते, उनको अंदर लेना पड़ता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ फूड या फिर तुम सप्लीमेंट की तरह ले सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं अमीनो एसिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो दिस इज योर अमीनो एसिड। अब ये जो होते हैं दीज आर यूजली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो दीज आर वाटर soluble high melting solids and they can behave like a salt rather than simple amines or carboxylic acid. ओके, तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज कह लो, तो तुम्हें इसे ध्यान देना है। और यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये वाला लाइन, कैन बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन द सिंपलर अमाइन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों लगा, बिकॉज यहाँ से ये एजर्शन और रीजन की तरह क्रिएट हो सकता है। बिकॉज एजर्शन होगा तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट दैट दिस अमीनो एसिड कैन बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन द सिंपलर अमाइन या कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल से यस एजर्शन इज करेक्ट। और रीजन क्या होगा, तो यहाँ पे जो ड्यू टर्म आ गया ना, जहाँ पे ड्यू, बिकॉज ये सब जो टर्म्स होते हैं वहाँ पे एजर्शन रीजन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रीजन है, due to the presence of both acidic और acidic कौन होता है, carboxyl group that is COOH and the basic that is NH2 group, okay, in the same molecule, because जो तुम्हारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं that are the substituted methane, और उनके पास क्या होता है, उनके पास एक COOH भी होता है, इनके पास एक NH2 भी होता है, इनके पास एक हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे तो COH और NH2 दोनों मौजूद हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट कि दे कैन बिहेव लाइक सॉल्ट ज़्यादा एज कंपेयर टू एसिड या फिर बेस। ओके, नाउ यहाँ पे क्या इनका ज्विटर आयन फॉर्म को दे रखा है और ये तुम्हारे बायोलॉजी बुक में भी इंक्लूडेड है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। इन द एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डाइपोल दैट इज नोन एज द ज्विटर आयन। तो ये रहा तुम्हारा ज्विटर आयन, और यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है इससे पहले समझो। यहाँ से इसने एक H को लूज करा और यहाँ पे इसने क्या जनरेट करा, निगेटिव चार्ज, और ये जो NH2 है, ये जो H लूज हो रहा है ना, ये इसे एक्सेप्ट करके NH3+ की फॉर्मेशन कर ले रहा है। ओके, सो दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज। यानी कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो जो तुम्हारे ज्विटर आयन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, बट ये क्या कंटेन करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को कंटेन कर सकते हैं। Okay, so the Jeter ionic form amino acid shows the amphoteric behavior as they can react with both acid and bases. Also, यहाँ पे तुम्हें क्या पॉइंट मिलता है, ये जो तुम्हारे ज्विटर आयन है ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक है तो ये किस तरीके के बिहेवियर शो करते होंगे, यानी कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने के लिए कैपेबल है। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने जो तुम्हें ग्लाइसिन से रिलेटेड जो पॉइंट बताया था वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, so except glycine all other naturally occurring alpha amino acids are optically active। और जहाँ पे टर्म ऑप्टिकली एक्टिव आता है ना, तुम इसको अगर पता करना हो ना तो कायरल, इसके कायरल नेचर से भी पता कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ग्लाइसिन क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज उसके पास कायरलिटी नहीं है, सिंस अल्फा कार्बन एटॉम इज असिमेट्रिक। ओके, नाउ दिस एग्जिस्ट बोथ D एंड L फॉर्म्स, और यहाँ पे जो DL है ना दैट इज द कन्फिग्रेशन। ओके, सो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव L कन्फिग्रेशन एंड L अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंटेड, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। बेसिकली मैं ये पहले तुम्हें जो अल्फा अमीनो एसिड की जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा था मैंने वहाँ पे नोटिस नहीं करा, या मैंने तुम्हें वहाँ पे शो भी नहीं करा कि इनको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो तुम्हारे बुक में रिप्रेजेंटेशन है, बट मैंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करा था, यहाँ पे मैंने इस NH2 को राइट हैंड साइड लिखा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिख के इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको डी कन्फिग्रेशन में कर दिया है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। बट जो जनरली जो तुम्हारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो डी कन्फिग्रेशन में नहीं होते। ओके, वो किस कन्फिग्रेशन में होते हैं, वो L कन्फिग्रेशन में होते हैं। अब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनमें भी हमें कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा NH2 लिखने में या COOH को लिखने में, है ना। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। तो इस फॉर्म को तुम हाईलाइट कर लो बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो L अमीनो एसिड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और बेसिकली ये जो L है तुमने लास्ट वाले लेक्चर में देख रखा होगा, ये इसका कन्फिग्रेशन है, ना ही कि इसकी लीवियर रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को शो कर रहा है, वो अलग बातें हैं, वो डिफरेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और बेसिकली अगर तुम्हें DL, कैपिटल D, कैपिटल L, प्लस माइनस, अगर अभी बात ये समझ में नहीं आ रही दैट मीन्स तुमने फर्स्ट लेक्चर को नहीं करा है। ओके, सो यू कैन डू द फर्स्ट लेक्चर, देन इसको समझोगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। बेसिकली लेट मी टेल यू, ये जो स्मॉल d और स्मॉल l होते हैं ये डेक्स्ट्रो और लिवो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, ये निगेटिव लिवो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो D और L है ये कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so that is the structure of protein, so let's get started with this. Okay, so we have already read the proteins are polymers of alpha amino acids, और ये कैसे मिल पाते हैं, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ओके,
तो यहाँ पे तुम हाईलाइट कर सकते हो, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, सो दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और तुम अच्छे से जानते हो बायोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, जब हम सेक्राइड को कनेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम जब, लेट मी राइट हियर, मोनोसेक्राइड को जब कनेक्ट कर रहे थे, वहां पे कौन सा बॉन्ड आ रहा था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये ग्लाइकोसाइडिक जब बॉन्ड थे इनके पास, तो इसमें कौन सा जो एटॉम था वो हेल्प कर रहा था? दैट वाज ऑक्सीजन। ओके, नाउ जब तुम आते हो यहाँ पे प्रोटीन से रिलेट कर रहे हो, तो प्रोटीन में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे प्रोटीन में तुम्हें पेप्टाइड बॉन्ड हेल्प कर रहा है। ओके, और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से हेल्प कर रहा है? बाय जॉइनिंग दिस अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, तो लेट्स रीड फर्दर। केमिकली जो पेप्टाइड लिंकेज होता है इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, एक वाटर का लॉस होता है। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो -H2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो COH है और यहाँ पे जो NH2 है, इनमें से वाटर लॉस होता है, और यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है। तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर H2 या OH का कैसे डोनेशन हो रहा है। तो कीप इन माइंड, COOH और जो HHN है उनका ब्रेकेज कुछ ऐसा है। ओके, तब यहाँ से माइनस वाटर हो जा रहा है, एंड फाइनली ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज फॉर्मिंग द CONH, और ये जो CONH है, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज। ओके, so let's read next line. The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of amino group of one molecule with the carboxyl and the other जिसके पास NH2 होता होगा। ओके, और ये रिजल्ट क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, दैट इज CONH। तो ये जो टर्म है CONH, इसे थोड़ा ध्यान दे देना, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइट बी क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट बॉन्ड्स, और वहाँ पे तुम्हें ग्लाइकोसिडिक मिल जाए, ग्लाइकोसिडिक में से बीच में ऑक्सीजन होता है, और तुम्हारे पास अगर पेप्टाइड मिल जाए तो पेप्टाइड में कैसा होता है? अब तुमने देख लिया, CONH होता है ना। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डाईपेप्टाइड। अब इनको हम डाईपेप्टाइड क्यों बोल पा रहे हैं? तो इसके पीछे भी रीजन है। अगेन जहाँ पे टर्म बिकॉज आ गया, वहाँ पे जर्सन रीजन क्रिएट हो सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब तुम किसी कार्बोक्सिल ग्रुप को, ग्लाइसिन को कंबाइन करते हो अमीनो ग्रुप ऑफ एलेनिन से, सो वी गेट अ डाईपेप्टाइड, दैट इज द ग्लाइसेलामाइन। ओके, तो यहाँ पे जो तुम एग्जाम्पल देख सकते हो ना डाईपेप्टाइड का, जो इसने दे रखा है, और इसका नाम क्या है? दैट इज ग्लाइसेलानिन। तो इट इज द ओनली रीजन इसको हम डाईपेप्टाइड बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 पेप्टाइड है ना, एक तो तुम्हारा हो गया ये ग्लाइसिन और दूसरा हो गया एलेनिन। इन दोनों को तुमने कंप्रेस करके एक साथ लिख दिया ग्लाइसिलानिन। ओके, तो इट इज बेसिकली 2 पेप्टाइड, और ये जो लिंकेज है वो पेप्टाइड है, और जो फाइनली जो फॉर्म हो रहा है वो डाईपेप्टाइड फॉर्म हो रहा है। ओके, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वन मोर अगेन। ठीक है, सो द रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज CONH। ओके, so the product of the reaction is called a dipeptide, and the reason behind this, it is made up of 2 amino acids. Okay, तो यहाँ पे जो 2 टर्म है इसे हाईलाइट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, when carboxyl group of glycine combines with the amino group of alanine। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज और ध्यान देना है, जो यहाँ पे ग्लाइसिलेनिन बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किसका यूज हो रहा है, और जो अमीनो ग्रुप है वो किसका यूज हो रहा है, दैट थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आई एम हाईलाइटिंग दैट पोर्शन। ओके, carboxyl group of glycine and amino group of alanine. So this thing is also important here. So if a third amino acid combine to a dipeptide, the product is called tripeptide. पहले 2 कंबाइन हो रहे थे, CONH की फॉर्मेशन हो रही थी, दैट टाइम डाईपेप्टाइड, एक और इसने आकर ज्वाइन कर लिया, 3 हो गए, अब ये ट्राईपेप्टाइड कहा जा रहा है ना। सो अ ट्राईपेप्टाइड कंटेन्स 3 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज। ओके, सो यहाँ से भी एक और टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सोचो, मैंने यहाँ पे लिखा डाईपेप्टाइड, तो यहाँ पे कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं? 1 पेप्टाइड लिंकेज। ओके, बट आई एम फॉर्मिंग यार ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड में बेसिकली 3 अमीनो एसिड्स हैं जिसको मैंने क्या करा? लिंक करा। सो हियर 2 पेप्टाइड लिंकेज इज रिक्वायर्ड। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर।
सिमिलरली जब 4, 5 या 6 अमीनो एसिड्स लिंक होंगे, द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो होंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड बोले जाएंगे. सिमिलरली व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड्स मोर देन 10, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. ओके, यानी कि पॉलीपेप्टाइड किस कंडीशन में तुम यूज कर सकते हो, जब वहाँ पे 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं. और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा फ्रेम हो सकता है जैसे कि ट्राईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, 2. अगर यहाँ पे होता टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, तुम बोल रहे होते 3. पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, विल से 4. पेंटा में 4 पेप्टाइड लिंकेज है, बट पेंटा में 5 अमीनो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं. तो ऐसे करके तुम इसे याद कर सकते हो. ओके, नाउ अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग molecular mass greater than 10,000 U, that is called a protein. So you'll have to just differentiate two terms. जो ये तो दिख ही नहीं रहा. जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड उस कंडीशन में है जब अमीनो एसिड्स मोर देन 10 है. ओके, बट व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज जस्ट लाइक क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया टोटल, यानी कि कई सारे अमीनो ग्रुप्स मिलके एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं. 10 से ज़्यादा मिलकर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करें. और ये अलग होता है प्रोटीन से, बिकॉज जो प्रोटीन होता है ना, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू. ओके, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 U होता है. सो यू हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, जब तुम किसी प्रोटीन के लिए बातें कर रहे हो, लेट मी राइट हेयर, यहाँ पे 100 अमीनो एसिड होने चाहिए, 100 या 100 से ग्रेटर. ओके, और 10,000 U इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, तब ये क्या हो पाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोटीन. अगर 10 से ज़्यादा है, 100 से कम है, सो इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प. ओके, मतलब तुम ज़्यादा इसमें डिफरेंस कर नहीं पाते, बिकॉज अब कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जो इसको ब्रेक करते हैं इस रूल को. सो लेट्स चेक. Polypeptide with fewer amino acid are likely to be called as protein, and if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein, such as an insulin, which contains only 51 amino acids. Okay, तो यहाँ पे जो इंसुलिन होता है इसके पास बस 51 अमीनो एसिड है. बस इन दिस कंडीशन ऑल्सो ये क्या बोला जा रहा है, एक प्रोटीन बोला जा रहा है, बिकॉज इसके पास एक वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होता है. और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से वी आर सेइंग दिस कि इनके पास एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन या तुम कह सकते हो एक बाउंड्री नहीं होता, जिस बेसिस पे तुम कह सकते हो अच्छा ये पॉली है और ये प्रोटीन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. यहाँ पे क्या है, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप. तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो फाइब्रस और जो क्या पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, तो किस बेसिस पे तुम उनको डिवाइड करते हो. तो इसको क्लासिफाई करने का बेसिस है देयर मॉलिक्यूलर शेप, तो तुम इसे हाईलाइट कर लो. तो जो पहला डिवीजन है दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन्स. सो लेट्स रीड दिस. व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो पहली बात पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या, दैट इज ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड्स. ओके, रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है. देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. सो सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. तो तुम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, जब फाइब्रस के लिए तुम बातें कर रहे हो तो ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है. दूसरी बात, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. एक और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो क्या था, पॉलीपेप्टाइड जो यहाँ पे है इनके जो चेन्स हैं ये पैरेलल रन करते हैं. ओके, कंफ्यूज मत होना अगर एंटी पैरेलल यहाँ पे टर्म यूज हो जाए तो. ओके, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो इसके कॉमन एग्जांपल्स दे रखे हैं और उनकी नेम्स क्या हैं, सच एज कैरेटीन. और एक कैरेटीन कहाँ का इन्वॉल्व होता है, तुम्हारे जो बाल हैं या वुल होता है या जो तुम सिल्क के क्लॉथ्स पहनते हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर कैरेटीन. एंड मायोसिन जो तुम्हारे मसल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, तो कैरेटीन और मायोसिन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस फाइब्रस प्रोटीन. ओके, तो इसे तो याद करना होगा ना, तो तुम इसे याद कर सकते हो एम के. ये एम के कौन है, दैट इज एफ, फाइब्रस है. ओके, तो एम मतलब मायोसिन और के मतलब कैरेटीन. अब इसकी तुम कुछ निमोनिक्स बनाओ, जैसे करो, बस तुम्हें याद करना होगा इसे.
बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना. नाउ द ग्लोबुलर प्रोटीन, ये भी सेम बेसिस पे क्लासिफाइड हुआ था, और उनका जो बेसिस था क्लासिफाई करने का, दैट वाज द मॉलिक्यूलर शेप. ओके, जो फाइब्रस था वो फाइबर लाइक फॉर्मेशन करता था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड. सो लेट्स चेक यहाँ पे ग्लोबुलर में क्या सीन है. ओके, so let's read this. This structure result when the chain of polypeptide coil around to give the spherical shape. यानी कि जब तुम मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे यहाँ पे इनको क्लासिफाई कर रहे हो, फाइबर्स तो फाइबर लाइक, बट ये जो ग्लोबुलर है ये तुम्हें क्या दे रहा है, एक स्फेरिकल शेप दे रहा है. सो दीज आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना स्फेरिकल शेप. यहाँ पे बस मैं टर्म्स लिख रहा हूँ जिससे तुम रिवाइज कर सको अपने बुक में लिख के, है ना. यहाँ पे तुम लिख सकते हो वाटर सॉल्युबल, और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं दैट इज इंसुलिन, और इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं 51. और जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज एल्ब्यूमिन. ओके, सो यू शुड हाईलाइट दिस टर्म्स ऑल्सो, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स. ओके, नाउ अब हम इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं. उससे पहले लेट्स रीड दिस पैरा. स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ अ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी हो सकता है. ओके, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सबसे कम कॉम्प्लेक्स होगा वो प्राइमरी होगा, जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा वो टर्शियरी होगा. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जब तुमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा था, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करा था. तो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे यहाँ पे 2 डिविजन्स थे इसके. जो फर्स्ट वन था दैट वाज फाइब्रस, जो सेकेंड था दैट वाज द ग्लोबुलर. जो फाइब्रस था वो वाटर इनसॉल्युबल था, और इसके एग्जाम्पल कौन से थे, एम मायोसिन और एफ सॉरी के दैट वाज द कैरेटीन. और जो जी का जो एग्जाम्पल मिला था तुम्हें वो मिला था आई जी सॉरी आई ए, ये था इंसुलिन और एल्ब्यूमिन्स. यानी कि तुम इनको हाईलाइट कर सकते हो. ओके, और जो नेक्स्ट हम जो डिवीजन देख रहे हैं ना दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द प्रोटीन, और जो पहला वाला देखा दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर शेप. तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसे ध्यान देना. जो सेकेंड वाला है इसका हमने देख लिया डिवीजन किस टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनी. सब जो सिंपलेस्ट होगा वो प्राइमरी होंगे, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्वार्टरनी होंगे. ओके, सो लेट स्टार्टेड विद आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, जो सबसे क्या होता है, सबसे एक कह सकते हो कि सबसे ईजी होता है और सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द अदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के. ओके, सो नाउ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं दे मे बी वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड जो सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, हर पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन, उनके पास होता है अपना अमीनो एसिड जो लिंक्ड होता है विद द ईच अदर इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस. एक सर्टेन उनका सीक्वेंस फॉलोड होता है, तब वो कोई प्रोटीन कहलाता है. एंड इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो यू कैन हाईलाइट दिस कि क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इट इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड जिस मैनर में वो अरेंज होता है. नाउ सपोज करो कि कोई प्रोटीन है, अगर वो 4 डिग्री क्वार्टर नहीं रहा होगा, अगर उसको तुम डीनेचर करो तो वो पहले 3 फिर 2 और वो फिर प्राइमरी में डीनेचर्ड हो जाएगा. और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट होता है, और वो सबसे मतलब सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन का. अगर तुमने इसको फर्दर डिग्रेड करा इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा बट इनके जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस हैं वो ब्रेक होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, एंड फाइनली जो तुम्हारा प्रोटीन है वो खुद ही डिफरेंट हो जाएगा. ओके, नाउ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सीक्वेंस ही होते हैं अमीनो एसिड्स के जो डिपेंड करते हैं कि प्रोटीन कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, है ना. नाउ पॉइंट नंबर 2 दैट इज रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ओके, और यहाँ पे देख रखे हो तुम अल्फा हेलिक्स का यहाँ पे फोटो दे रखा है. ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो दिस डायग्राम गिवन एंड बेसिकली दिस इज राइट हैंड स्क्रू हेलिक्स तुम इसको बोल सकते हो. यहाँ पे बस मैं राइट हैंड लिख दे रहा हूँ. ओके, जिसमें हमारा डीएनए भी मेनली बेस्ड होता है. नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. तो बेसिकली जो यहाँ पे तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है दैट इज नथिंग बट सिंपली यू कैन से कि ये रिफर करता है उसके शेप को, जिस शेप में एक बड़ा पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, और वो हो सकते हैं अल्फा हेलिक्स या फिर हो सकते हैं वो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. और जो ये स्ट्रक्चर होते हैं अराइज करते हैं ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन
ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO जो कार्बोनाइल ग्रुप है एंड द NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. और जो तुम सिंपली बोल रहे हो, जो तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड के जो चेन होते हैं, बेसिकली जो तुम्हारे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं, जब वो फोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे लिखना रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और इनके बीच में कौन आ जाता है, इनके बीच में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन किसके है, जो कार्बोनाइल ग्रुप और जो NH ग्रुप होते थे ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. तो बेसिकली जो तुमने पेप्टाइड बॉन्ड के लिए देखा था वहाँ पे क्या देखा था, CONH के बीच में बॉन्डिंग होती है. अब जब ये पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड के जो भी चेन है, अगर ये आपस में जब फोल्ड हो जाए, फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन हो जाए इनका, तो ये CO और NH के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग चला आ रहा है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्रिएशन कर पा रहा है. ओके. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है दैट इज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होता है H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग की भी एक स्पेसिफिक पोजीशन है दैट इज इन बिटवीन CO एंड NH. और CONH तुम्हें पता है किसका है, पेप्टाइड का है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लेक्चर 1. नाउ दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग अल्फा हेलिक्स. ये जो सेकेंडरी का ही एक पार्ट होता है, अल्फा और बीटा शीट. तो पहले हम अल्फा हेलिक्स को देख रहे हैं. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन forms all possible hydrogen bond by twisting into the right handed screw helix. तो तुम कह सकते हो यहाँ पे जो टर्म इन्होंने यूज करा है all possible hydrogen bond, तो यहाँ पे अगेन द वर्ड all is important here. ये सारे तरीके के जो पॉसिबल हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो क्रिएट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टिंग इनटू द राइट हैंडेड स्क्रू. और यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है राइट हैंडेड फॉर द अल्फा. नाउ विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द CO, मतलब इन बिटवीन होता है इन दोनों के CO और NH के, ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज सोन. तो यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो, सपोज करो ये NH है और ये यहाँ पे CO है, और इनके बीच में ये जो डॉटेड लाइंस जो रिप्रेजेंटेड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. ओके. तो बस इसे ध्यान देना. नाउ अब बीटा प्लेटेड शीट को देखो. दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट, एंड बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट to nearly maximum extension and then laid side by side. तो बीटा में तुम एक ही चीज लिख सकते हो, stretched out, और ये क्या होता है, साइड बाई साइड. बट जो तुम्हारा अल्फा हेलिक्स था उसमें क्या था, कोइलिंग था, राइट हैंडेड स्क्रू जो हेलिक्स फॉर्मेशन था. ओके. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एंड ये हेल्ड कैसे होता है, दिस इज हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. यहाँ पे जो टर्म इंटरमॉलिक्यूलर है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्वेश्चन इससे बनता है ना तो एक ऑप्शन जरूर होगा जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर होगा. तो इन दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस जानना जरूरी है. ये इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है बट इट इज इंटरमॉलिक्यूलर. ओके. इंटर और इंट्रा, इन्हें ध्यान देना. बेसिकली जो इंटर होता है दैट इज इन बिटवीन टू. ओके. और यहाँ पे इन बिटवीन टू ये किसके हैं, CO और NH के. तो इन दोनों के बीच में, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड द स्ट्रक्चर रिसेंबल्स टू द प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी एंड देयरफॉर नॉन एज अ बीटा प्लेटेड शीट. तो ये स्ट्रक्चर को भी तुम हाईलाइट कर सकते हो, दैट इज. और ये जो इसका रिसेंबलेंस है ये इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लेना. ये दिखता कैसे है, एज अ प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी. नाउ तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज जो प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ जो ड्रैपरी जो लिख रखा है ना, ये कुछ नहीं होता है, ये एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है लाइक फोल्डेड क्लॉथ्स या फिर जो तुम्हारे कर्टेन्स होते हैं वैसा दिखता है हल्का सा जब ये फोल्ड होते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. टर्शरी तो तुम्हें समझ में आएगा, इसे तुम 3 डिग्री भी बोलते हो, है ना. और ये मेनली बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो लेट्स रीड इट. नाउ द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके. यानी कि ओवरऑल फोल्डिंग है. अगर तुमसे क्वेश्चन बनता है ना कि विच हैज द ओवरऑल फोल्डिंग, टर्शरी और क्वाटरनी, मेजॉरिटी ऑफ यू विल से दैट क्वाटरनी, बिकॉज क्वाटरनी मोर कॉम्प्लेक्स तुम्हें साउंड कर रहा है. बट ओवरऑल फोल्डिंग जब तुम्हें टर्म दिखे दैट इज स्टैंडिंग फॉर द टर्शरी. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओवरऑल फोल्डिंग. नाउ अब देखो यहाँ पे लिख रखा दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसकी वजह से तुम्हारा टर्शरी जनरेट हो रहा है. नाउ it give rise to the two major molecular shape that is
फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। अब हमने फाइब्रस को भी देख रखा है और ग्लोब्यूलर को भी देख रखा है इन द लेक्चर 1 वी हैव ऑलरेडी डन। और तुम्हें फाइब्रस का पता होना चाहिए उसके एग्जांपल कौन से थे। एक तो था मायोसिन, ओके, और दूसरा कौन था, दूसरा था केराटिन। और जो ग्लोब्यूलर में जो तुमने एग्जांपल देखे थे दैट वाज इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। तो तुम्हें इसके जो एग्जांपल्स है ना उसको अपने दिमाग में रखना है, बिकॉज इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, और तुम भूल जाते हो। काफ़ी ऐसा पोर्शन होता है जो माइंड से स्लिप कर जाता है। नाउ द मेन फोर्स विच स्टेबलाइजेज द सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखो, जब तुम सेकेंडरी को रीड कर रहे थे तो तुम एक हाइड्रोजन बॉन्ड करके टर्म तुम्हारे सामने आया, और जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया। ओके, यहाँ पे कहीं पे वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ आ रहा था, तो कहीं पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टर्म आ रही थी वो सामने आई, बट ये सेकेंडरी में आई। बट जब तुम टर्शरी में आते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आता ही है, और साथ में डाइसल्फाइड लिंकेज टर्म भी आता है अलॉन्ग विथ वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल है जो फोर्सेस हैं जो स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो इसे लिख लेना चाहिए इसे साइड में। सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो पहला है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सेकेंड है दैट इज द डाइसल्फाइड लिंकेज, एज अ नेम सजेस्टिंग यहाँ पे सल्फर ग्रुप इन्वॉल्व होगा। थर्ड जो है दैट इज द वैन डर वाल्स, ओके, और ये वैन डर वाल्स तुम्हें पता होना चाहिए और कहाँ पे होता है, ये तुम्हारे जो नोबल गैसेस होते हैं ना वहाँ पे भी मौजूद होता है। नाउ जो फोर्थ है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। बेसिकली नेचर्स में जितने भी फोर्सेस होते हैं मेनली उनमें कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोल जरूर ही प्ले करता है अपना, ओके। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग to the fourth point that is the quaternary structure of protein. Now some of the proteins that is composed of two or more polypeptide chains referred as to as subunit, तो इसे तुम हाईलाइट कर सकते हो। कुछ प्रोटीन्स हैं जो कंपोज्ड होते हैं दो या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को, तो उसे हम सब यूनिट बोल रहे हैं, ओके। नाउ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विच रिस्पेक्ट टू विच अदर इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझना होगा, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ओके। बेसिकली ये बोल रहा है जो सब यूनिट्स होते हैं, और सब यूनिट किनको बोला है, ये जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के जो चेन्स होते हैं उन्हें हम सब यूनिट कहते हैं। जब ये अपने आपस में क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट को शो करते हैं, तब उनके सब यूनिट को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे टर्म सब यूनिट को ध्यान देना, दैट इज रिलेटेड टू द क्वाटरनरी, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं चारों अपने जो स्ट्रक्चर्स थे। तो यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये काफी लीनियर सा सिंपल सा दिख रहा होगा जो अमीनो एसिड्स ऐसे लिंक्ड होकर बने हुए हैं। जब तुम सेकेंडरी में आ रहे हो तो अब ये क्या कर रहे हैं, कोइलिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा हेलिक्स होगा, है ना, जो बेसिकली हमारे जो डीएनए होते हैं वो भी सेकेंडरी होते हैं। देन आता है ये टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जैसे कि तुम्हारे सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब टर्शरी में आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ तुम्हारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, ओके। इसके साथ डिफरेंट बॉन्ड्स हेल्प करें इसको स्टेबलाइज होने में। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। फिर तुम आते हो अपने नेक्स्ट वाले में जो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने क्या देखा, हमने देखा ये सब यूनिट से रिलेटेड है, दैट इज टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके बीच में कुछ होता है और उसे हम कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, ओके। तो ये जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और तुम इसे अपनी बुक में लिख सकते हो, रेदर आस्किंग फॉर अ पीडीएफ तुम अपने बुक में लिख लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रखा हुआ है। नाउ दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन, और जो यहाँ पे दूसरे वाले हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आई एम वीक इन कलर्स, मुझे पहचान ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाता उनका, ओके। बेसिक वाले पते होते हैं बट ये सब थोड़े कंफ्यूज करते हैं मुझे। ये रेड है, तो रेड वाले तुम्हें कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एन, जो कि तुम नाइट्रोजन कह सकते हो, ओके। ना यहाँ पे तुम टर्शरी स्ट्रक्चर को देखते हो, यहाँ पे आर ग्रुप है, हीम ग्रुप है। क्वाटरनरी क्या होता है, बेसिकली जो तुम्हारे क्वाटरनरी होता है ना वो
ऐसा हम बोल सकते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो यहाँ पे ये रहा क्वाटिनरी, सॉरी टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री। अब यहाँ पे देखना तुम क्वाटिनरी में यहाँ पे 3 डिग्री भी है और यहाँ पे एक और कोई और है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा 3 डिग्री मिलके भी ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देते हैं। एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स। ओके, बेसिकली इसके जो सब यूनिट हैं तुम कह सकते हो कि टर्शरी ग्रुप के टाइप के होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो टर्शरी ग्रुप होता है, यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप का नाम लिख रखा है इन्होंने, दैट इज द हीम ग्रुप। जैसे तो अपने दिमाग में रखना ही है कि अगर हीम ग्रुप टर्म आता है तुम्हारे सामने, देन यूल हैव टू गो विद द टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, ऑल्सो ये जो हीम ग्रुप है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो अगर क्वेश्चंस आर क्रिएटेड जो तुम्हारे हीम ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट कुड बी टर्शरी जो उसका इनिशियल है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और फिर ये टर्शरी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब 2 सब यूनिट या 2 से ज़्यादा सब यूनिट आपस में स्पेशल अरेंजमेंट करके क्वाटरनरी फॉर्म करते हैं। वहाँ पे भी तुम्हें देख सकते हो कि यहाँ पे हीम ग्रुप पाया जा रहा है, बट व्हेन यू कम टू द सेकेंडरी ऑफ प्राइमरी देयर इज नो हीम ग्रुप। ओके, सो यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन को देखा है ना। नाउ वी आर गोइंग टू चेक नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अभी हमने देखा 4 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं या फिर 1 डिग्री होते हैं। तो इनको तुम कैसे डीनेचर कर सकते हो, इनके इफेक्ट को या इनके जो भी तुम्हारे लिए गुड इफेक्ट जो शो करते हैं, बैड इफेक्ट जो भी शो करते हैं, उसको तुम कैसे खत्म कर सकते हो, है ना। सो लेट्स रीड इट नाउ। प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद द यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज द नेटिव प्रोटीन। तो यहाँ पे जो नेटिव प्रोटीन जो टर्म है इसे हाईलाइट कर लो, और साथ में यहाँ पे जो टर्म्स है उसे तुम हाईलाइट कर सकते हो, दैट इज बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व है, यूनिक 3D स्ट्रक्चर होती है इनके पास, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट किससे रिलेटेड है, तुम्हारी नेटिव प्रोटीन से। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। जब कोई प्रोटीन तुम्हारे नेटिव फॉर्म में होता है, सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर या फिर केमिकल चेंज या फिर पीएच के चेंज पे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स फोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकोइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वी कॉल दिस एज अ डीनेचुरेशन। ओके, तो यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कैसे डीनेचर हो सकता है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो डीनेचर होने के लिए बेसिकली किस फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों में इनके प्रॉब्लम आ सकता है, इनके फिजिकल चेंज या फिर इनके जो केमिकल चेंज है उनमें डिफरेंस आ सकता है। फिजिकल चेंज में इन टेम्परेचर, यानी कि तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि डीनेचुरेशन हो रहा है थ्रू अ फिजिकल प्रोसेस, सो इट कुड बी, और यहाँ पे ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा पीएच, फिर एक और ऑप्शन है एच बॉन्ड, फिर है तुम्हारे पास हो गया, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो तुमने बोला ये जो टेम्परेचर है, देखो ये तीनों से तुम्हारा डीनेचुरेशन हो रहा है, डी नेचर होते हैं प्रोटीन। ओके, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये किस तरीके से डीनेचर करता है, ये फिजिकल चेंज है। फिर यहाँ पे जो पीएच है या फिर एच बॉन्डिंग है, ये किस टाइप का चेंज है, दैट इज द केमिकल चेंज। तो यहाँ पे भी इनमें डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बन जाता है प्रोटीन गेट डीनेचर्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज विद द टेम्परेचर, तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट अ केमिकल, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो तुम्हें एक ऐसे स्टेटमेंट को कैचअप करना होगा सो तुम्हारी मिस्टेक रिड्यूस हो पाए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Now, during denaturation, secondary, tertiary structures are destroyed, but primary structure remain intact. I was just saying that thing only. जो primary structures होते हैं, basically तुम्हारे क्या होते हैं? Sorry, these are the simplest structures, है ना? तो ये denature further नहीं हो पाते, और तुमने अगर इनको further denature करने का कोशिश करा, तो ये तुम्हारे इसको जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है वो ब्रेक होंगे, वो चेंज होंगे, तुम्हारा जो टोटल प्रोटीन है वो ही चेंज हो जाएगा, है ना। Now, the coagulation of egg white on boiling is a common example of denaturation. Another example जो दे रखा है यहाँ पे, that is curding of milk, which is caused due to the formation of the lactic acid by the bacteria present in the milk, और जो बैक्टीरिया होता है that is the lactobacillus. Okay, and this is the good bacteria, हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। Now, जो तुम्हारा ऑप्शन 1 है, जो एग्जाम्पल 1 है, that is also important. अब यहाँ पे तुमने क्वेश्चंस देखा होगा, सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन एग बॉइल्ड, तो इसका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, या मैं इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंट्रोपी इंक्रीज और एंट्रोपी डिक्रीज, ये क्वेश्चन है। तो तुम बोलोगे एग जब
बॉयल नहीं था तो लिक्विड फॉर्म में था, या सेमी लिक्विड जो भी होते हैं, और जब बॉयल कर देते हो तो वो चेंज हो जाता है ना सॉलिड फॉर्म। तो तुम यहाँ पे बोलोगे लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका इंट्रोपी जो है, यानी कि इनका जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो रहा होगा। बट दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू नॉट सी दिस लाइक दैट। तुम्हें इस तरीके से देखना है, जब तुमने किसी एग को बॉयल करा तो उसका क्या हुआ, जो उसके जो प्रोटीन थे वो डीनेचर्ड हो गए, एंड दैट चेंज टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ओके, यानी कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज हो गए, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस चेंज, यानी कि इसकी क्या हो गई, जो डेल्टा एस है, जो इसकी एंट्रोपी है, वो इंक्रीज हो गई। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड, इन विच यू आर सेइंग दैट जब तुमने एग को बॉयल करा तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। बट जब तुमसे नॉर्मली आंखों से देखते हो तो लिक्विड होता है, बॉयल होने पर सॉलिड होता है, तो तुम ये सोच सकते हो कि इनकी जो इंट्रोपी वो डिक्रीज हो जाती होगी। बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इनकी इंट्रोपी इंक्रीज होती है, इनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी टर्शरी जो भी रहते होंगे वो डीनेचर्ड होकर प्राइमरी बन जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। और बेसिकली जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज कर्डिंग ऑफ मिल्क, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, डीनेचर्ड होता है। जो मिल्क प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड होता है। तुम यहाँ पे भी सोचोगे मिल्क लिक्विड है, जब उसको तुमने कर्ड बना दिया, निकोलम डाल दिया उसमें, तो वो चेंज हो गया, जो सेमी सॉलिड होता है या फिर सॉलिड होता है, जो कर्ड होता है। बट यहाँ पे भी इंट्रोपी इसकी डिक्रीज नहीं हो रही, इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इंट्रोपी यानी रैंडमनेस, बिकॉज इसकी जो भी जो प्रोटीन थी तुमने उसको डीनेचर्ड कर दिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एंजाइम्स। ओके, सो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बस कीप इन माइंड। और इकलौता ऐसा एक एग्जाम्पल में मिलता है जो प्रोटीन इंजाइम, सॉरी जो इंजाइम प्रोटीन नहीं होता। तो एक्सेप्शन कौन होता है, इसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। बस ये टर्म याद रखना, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर क्लास ओनली। राइबोजाइम बेसिकली क्या होता है, दैट इज द कैटालिटिक आरएनए। और ये जो कैटालिटिक आरएनए होता है, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली तो न्यूक्लिक एसिड ही है ना, तो ये एक प्रोटीन नहीं है, तब भी ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ओके, तो बस एक सेक्शन, एक एक्सेप्शन है, सॉरी। और बेसिकली जो तुम बोलोगे ना, जो मोस्ट प्रोटीन्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं इंजाइम्स को, ठीक है। सो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, हाईलाइट ही नहीं करो। सो एक एग्जांपल है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो तुमने फूड का जो इंटेक करा, जो तुमने इंजेक्शन करा, वो एक फॉर्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, जो भी हुआ, फिर उसको तुमने फर्दर करा और वहाँ पे तुमने उनको डिग्रेड करा सिंपलर फॉर्म्स में, लाइक glucose, okay, and then you utilized. Now the process that involves the sequence of reaction, and all the reactions occurs in the body under a mild condition. So this occurs with the help of a certain biocatalyst, and यहाँ पे जो term biocatalyst है, that thing is important, that is known as the enzymes. Okay, so another important statement is there, you have to just highlight this. Almost all enzymes are globular protein. जो तुमने अभी तक जो एग्जाम्पल देख रखा है ना ग्लोबुलर का, वो कौन सा देखा था, वो एक एल्ब्यूमिन था, एक इंसुलिन था, जो तुम्हारी बुक में दे रखा है। बट यहाँ पे इन्होंने ये बोला ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर, एंजाइम यानी क्या, दैट इज द बायोकैटलिस्ट, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। सो दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टर्म इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ओके, सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पार्टिकुलर सबस्टेट, यानी कि इनका रिएक्टेंट और इनका जो रिएक्शन है वो काफ़ी पार्टिकुलर होता है, किसी के लिए कोई सा भी एंजाइम तुम यूज़ कर ही नहीं सकते हो। सो दीज आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और द क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट इज द एंजाइम दैट इज कैटलाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोस। और बेसिकली जो माल्टोस होता है दैट इज C12H22O11 एंड इट हैज हैविंग द 2 molecules ऑफ ग्लूकोज ओनली। ओके, और यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है तुमने ऑलरेडी देख रखा है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। यहाँ पे अल्फा C1 एंड अल्फा C4 कनेक्शन होता है, ठीक है, 2 ग्लूकोज के बीच में। तो ये रहा रिएक्शन, और यहाँ पे माल्टोज अपना प्रेजेंट है। नाउ समटाइम्स एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शंस। ओके, सो वेयर दे आर यूज्ड। नाउ इसका एग्जांपल है एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियसली reduction of another substrate, that is named as the oxyreductase enzyme. Okay,
नाउ द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज हैविंग द ASE. ओके, तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एंजाइम एंड होते हैं उनके नाम के लास्ट में क्या होता है, ASE होता है. अब तुम यहाँ पे भी देख सकते हो ASE टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज ऑक्सी रिडक्टेस. तो इनका एक मैकेनिज्म क्या होता है, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो जस्ट रीड दिस. नाउ एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस सिमिलर ऑफ द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट. ओके, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलरिटी शो कर पा रहे हैं कैटलिस्ट से, और वो उनकी किस मैनर में जो है सिमिलरिटी शो हो रही है, दैट इज द स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड. जस्ट लाइक कैटलिस्ट वो भी स्मॉल क्वांटिटी को ही रिक्वायर्ड करते हैं. ओके, जिसकी वजह से जो तुम्हारी रिएक्टेंट हैं वो प्रोग्रेस करता है और मेरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो एंजाइम्स आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज दैट इज 6.22 किलोजूल पर मोल आफ्टर द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 जब तुमने इसमें कोई एंजाइम का यूज कर रखा है. नाउ व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एंजाइम जो यहाँ पे है दैट इज द सुक्रेज, यानी कि आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा तब यहाँ पे सुक्रेज इन्वॉल्व है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन इज हैज बीन डिस्कस, तो उसको हम देख लेते हैं. बेसिकली अगर तुमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज करा, यहाँ पे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर तुमने कोई एंजाइम को नहीं ले रखा. सिमिलरली एज अ कैटलिस्ट ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. ओके, बिकॉज यहाँ पे 6.22 से 2.15 किलोजूल पर मोल पर आ चुका है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, और उसका एंजाइम का नाम क्या है, सुक्रेज. ओके, यहाँ पे भी लास्ट में ASE है, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक 10.4 विटामिन्स. ओके, बेसिकली यहाँ पे जो विटामिन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकता. ओके, अब इसके पीछे तुम खुद ही सोच सकते हो, दैट इज वाई यू आर टेकिंग द विटामिन सप्लीमेंट्स. ओके, बिकॉज अगर तुम खुद सिंथेसाइज कर पाते तो तुम्हारे अंदर वो उसकी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, बट प्लांट्स कर पाते हैं. सो लेट्स रीड इट, देन विल जस्ट हाईलाइट जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इनसे रिलेटेड. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट दे आर डिफिशियंसी कॉजेज द स्पेसिफिक डिजीज. तो तुम बस इतना ही समझो, ये जो विटामिन है इनका स्मॉल अमाउंट चाहिए अपने डाइट में, डिफिशियंसी हुआ स्पेसिफिक डिजीज भी हो जाना है. ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज द विटामिन. अब विटामिन को अगर तुम ब्रेक करो तो क्या है, दैट इज द वाइटल अमाइंस. ये जो इसका नेमिंग है ना विटामिन, इसकी बेसिस पे करा गया था, यानी कि जो इंपॉर्टेंट अमाइंस होते हैं फॉर अस. सो मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. तो यहाँ पे जो अगेन है ना टर्म सॉरी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस इन्हीं टर्म्स को हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ पे मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, और यहाँ पे मोस्ट को हाईलाइट कर लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी को हम नॉर्मली हाईलाइट कर लेते हैं. सो ज़्यादातर जो विटामिन हैं ह्यूमन बॉडी यानी कि तुम सिंथेसिस नहीं कर सकते हो, बट जो प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे को सिंथेसिस कर सकते हैं. नाउ लेट्स रीड फर्दर. हाउएवर जो बैक्टीरिया होता है ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अस. ओके, यानी कि अपने ह्यूमन के पास गट होता है, उस गट में बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया विटामिन प्रोड्यूस भी कर देता है. ओके, तो यहाँ पे अगेन हाईलाइट करना तुम्हें ये टर्म, दैट इज ऑल. और ये क्या बोल रहा है, ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट. सारे तरीके के विटामिन हमारे डाइट में अवेलेबल होते हैं, एंड डिफरेंट विटामिन्स अलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. यानी कि यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्रिएट हो सकता है, कह सकता है कि क्या विटामिन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं अगर तुम्हें ये पता नहीं होता तब, बिकॉज बेसिकली ये साउंड ही करता है ना कि तुम इसको क्लासीफाई कर सकते हो, बिकॉज हम करते भी हैं क्लासीफाई, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर नहीं होता. सो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल विद दिस लाइन. So different vitamins belong to various chemical classes and this is difficult to define them on the basis of the structure. Okay, यानी कि हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, काफ़ी कठिन होता है. सो दे आर जनरली रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट स्मॉल अमाउंट में, और करते क्या है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस. किस लिए, टू नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी खासी है अपने बॉडी में और इंपॉर्टेंट भी रखती है.
Now, vitamins are designated by alphabet A, B, C, D, etc. So some of them further named as subgroup, जैसे कि तुम B1, B2, B6, B12 बोलते हो. और एक्सेस ऑफ, देखो अब तुम विटामिन डिफिशिएंट हो तो तुम्हें बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, डाइट में नहीं है तो. बट क्या होगा अगर तुमने जो सप्लीमेंट्स होते हैं विदाउट द कंसल्ट ऑफ डॉक्टर, या तुम एक्सेस अमाउंट में ले लग रहे हो, जैसे कि तुम रोज ही 2 या 4 गोली खाने लग रहे हो विटामिन के. फॉर एग्जाम्पल मल्टीविटामिन के तुम 4-5 गोली रोज खा रहे हो. सो एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. यानी कि अगर डॉक्टर तुम्हें लिखता है कि हाँ तुम्हें विटामिन की गोलियां खानी है, इन दैट कंडीशन यू हैव टू जस्ट टेक इट. ओके, खुद से नहीं. नाउ यहाँ पे जो टर्म विटामिन है ये क्वाइन हुआ था आफ्टर द वाइटल अमाइन, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल दिया. सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमाइनो ग्रुप्स, यानी कि जो तुम साइंटिस्ट ने जब इसे फाइंड करा होगा तो ये जो विटामिन है इसके साथ कोई अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व थे, जिनको वजह से उन्हें लगा कि यहाँ पे अमीनो रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन के लिए, यानी कि उन्होंने बोल दिया वाइटल. वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट अमाइंस जो तुम्हारे डाइट के लिए हैं. बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज अमाइंस के अलावा कई सारे ग्रुप मौजूद होते हैं. बट लेटर वर्क शोड दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, एनेस्टोन में नहीं होता है, इसलिए यहाँ से लेटर ई को क्या कर गया, ड्रॉप कर दिया गया. और इसको हमने फाइनली क्या बोला, वाइटामिन. और यहाँ पे क्या है, वाइटामाइन, ई है लास्ट में, बट यहाँ पे ई नहीं है. तो इन दोनों डिफरेंस को तुम्हें नोटिस करना है. ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू क्लासीफाई द विटामिन्स ऑन व्हाट बेसिस, डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर या फिर फैट. यानी कि तुम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे से क्लासीफाई नहीं कर रहे हो. डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं था ना, बट तभी तुमने नहीं करा, तुम्हारी बुक ने नहीं करा. यानी कि तुम्हें मान के ये चलना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट डिफाइन दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन देम ऑन व्हाट बेसिस. So we are going to define them on the basis of their solubility of water, sorry solubility in the water of fat. अभी कहाँ पे soluble है उन पे डिपेंड करता है. पहले देखो तुम फैट soluble के लिए, फैट soluble विटामिन कौन है, यानी कि जो soluble होते हैं फैट में, ऑयल्स में, बट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फैट soluble. और इसके एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पे लिखो फैट, यहाँ पे लिखो A D E K, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. सो दीज आर द फैट soluble. एंड इनको स्टोर कैसे करते हैं, सो दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज. एडिपोज क्या होता है, जहाँ फैट डिपोजिट होता है, दैट इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू. तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, लीवर, एडिपोज. तो तुम्हें याद रखना है लाफा, लाफा थप्पड़ को बोलते हैं ना, लीवर, एडिपोज, फा से फैट. ठीक है, ऐसा करके कुछ भी करके याद कर लो, बस याद रहना चाहिए. और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं दैट इज एडी के नाम से ही तुम याद कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल है इनको तुम बस याद कर लेना है, तो फैट सॉल्युबल ऑटोमेटिक उसके अलावा सारे के सारे हो जाएंगे. तो इसके कौन से होते हैं वाटर सॉल्युबल, दैट इज बी ग्रुप ऑफ द विटामिन एंड सी, दीज बोथ आर जस्ट वाटर सॉल्युबल. तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कौन है, दैट इज बी सी. अब तुम्हें जैसे याद करना कर लो. ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर. So water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are rarely excreted in urine and cannot be stored except vitamin B12 in a body. Okay, यानी कि जो तुम्हारे विटामिन बी हैं, तुम्हारे विटामिन जो सी हैं, ये होते हैं वाटर soluble. This can't be stored in your body for long. ये यूरिन से तुम्हारे एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट विटामिन B12 जो तुम्हारे बॉडी में स्टोर रह सकता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और उसके सोर्स दे रखे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, जो पहला है दैट इज द विटामिन ए, जो तुम्हें किस लिए यूजफुल है, इसकी डिफिशियंसी होने से तुम्हें क्या परेशानी होगी, दैट इज द जीरोप्थैलेमिया. ओके, दैट इज द हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई, यानी कि जो तुम्हारा कॉर्निया का जो मसल होता है वो हार्ड हो जाएगा, जिससे तुम्हें आंखों को, जो तुम्हारे प्यूपिल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो रिलैक्स करना होता है, उनमें प्रॉब्लम होगी. और फाइनली तुम्हारे जो देखने की जो क्षमता होगी उसमें काफ़ी हद तक बाधा होगी, है ना. तो इसमें सोर्स क्या होता है, दैट इज द फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क. तो ये सोर्सेस होते हैं. और बेसिकली जो इनके डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये एज अ मैच द कॉलम आ सकते हैं या फिर तुम्हारे चूज द करेक्ट में आ सकते हैं. जो सेकेंड है दैट इज द विटामिन B1. और विटामिन B1 जो है उसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज द थायमीन. और ये किस बीमारी से रिलेट कर सकता है, दैट इज द बेरी बेरी. इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ. ओके, तो इसके जो सोर्सेस होते हैं दैट इज ईस्ट, मिल्क, ग्रीन. तो तुम देख सकते हो मिल्क की इंपॉर्टेंस कितनी है. तुम्हें मिल्क विटामिन ए दे रहा है, तुम्हें मिल्क विटामिन B1 दे रहा है, तुम्हें मिल्क विटामिन B2 दे रहा है, मिल्क विटामिन B6, विटामिन
B12 नहीं दे रहा, ओके। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे विटामिन है जो तुम्हें मिल्क से मिलता है, सो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नाउ फिर तुम देखते हो विटामिन B2 जो कि होता है राइबोफ्लेविन। तो इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं ना वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। B1 के लिए याद रखना T होता है, B2 के लिए R होता है, ओके। तो ऐसे कर सकते हो ना, B1T B2R, तो B2R जो है राइबोफ्लेविन से रिलेटेड है। और जो विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन, इसकी डिफिशियंसी करती है काइलोसिस, दैट इज द फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, ओके। और जिससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या फिर बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन होती है, स्किन में जलन हो जाएगी, तुम्हारे डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होंगे। काइलोसिस यानी कि जो फिशरिंग होगी तुम्हारे कॉर्नर्स ऑफ द माउथ या लिप्स पे, सो दैट थिंग इज रिलेटेड टू द विटामिन B2। नाउ विटामिन B6 है जिसको तुम कॉमनली पायरोडॉक्सिन भी बोलते हो। ये ईस्ट मिल्क, ये एक ऑल्क सीरियल्स या फिर ग्राम्स में होते हैं, और इसका जो सिंपल वन वर्ड जो तुम्हारी डिफिशियंसी वाली जो डिजीज है दैट इज कन्वर्जन्स, तो इसे तुम्हें अच्छे से याद रखना है। फिर तुम विटामिन B12 पे आते हो, और इससे होता है पर्नीसियस एनीमिया, RBC जो होता है ना डिफिशियंट हो जाता है, ओके, हेमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है, तुम्हारी सांसें चढ़ने लगेंगी, तुम आसानी से थक जाओगे, तुम्हारी जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ओके। तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें मीट, फिश, एग, कर्ड ये सब खाना चाहिए। विटामिन बी खत्म हो गया यहाँ पे, अब करते हैं विटामिन सी। जो बी के जो सब ग्रुप्स थे वहाँ थे विटामिन B1, B2, B6, B12। फिर तुम सी पे आते हो, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये खट्टे जो फल होते हैं ना मेनली, या खट्टे जो वेजिटेबल्स हैं, तो सिट्रस फ्रूट हो गया, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनमें पाए जाते हैं। और ये करता है स्कर्वी, जिसको तुम कह सकते हो खूनी गम्स, दैट इज द ब्लीडिंग गम्स, ओके। तो तुम्हें याद रखना है इसको, ये विटामिन सी से रिलेटेड है, ओके। नाउ फिर तुम डी पे आते हो, और विटामिन डी तो काफी कॉमन होता है, सभी को पता होता है, जो स्टूडेंट्स नहीं भी होते हैं। ये किससे रिलेटेड है, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से, है ना। तो इसकी जो सोर्स होती है दैट इज एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, फिश या फिर एग योक। इससे होते हैं रिकेट्स, और ये जो रिकेट्स होते हैं ना ये मेनली होते हैं बच्चों में, बोन डिफॉर्मिटीज। बट जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें होते हैं एस्टोमलेशिया, यानी कि सॉफ्ट बोन्स एंड द जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। तो ये थोड़े डिफरेंट है, यानी कि जो रिकेट्स हैं R4C यानी कि चिल्ड्रंस, एंड ऑस्टोमलेशिया दैट इज फॉर OA एडल्ट्स, ओके। दैट इज द सॉफ्ट बोन एंड द जॉइंट पेन। सो वी आर डन विद दिस एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन E को और विटामिन K को। जो E है अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इंक्रीज हो जाती है फ्रेजिलिटी ऑफ द RBC एंड मस्कुलर वीकनेस। तुम्हारे जो मसल्स होते हैं काफ़ी वीक हो जाते हैं, और तुम्हारी जो RBC है वो भी काफ़ी फ्रजाइल यानी कि आसानी से टूट सकती है ना, यानी कि डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम्हें इसके ठीक करने के लिए इसके जो सोर्स होते हैं वो कौन से हैं, वीट हो गया, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यानी कि मेनली ये ऑयल बेस्ड है। तो यहाँ पे तुम्हें ऑयल जो रिलेटेड दिखे ना ई के साथ चले जाना अगर ऑप्शन ऐसा बनता है तो। फिर तुम आते हो के साथ, तो इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हो जाते हैं तुम्हारे पास ब्लड क्लॉटिंग के टाइमिंग में प्रॉब्लम्स। यानी कि सोचो कि ब्लड क्लॉटिंग तुम्हारी होने चाहिए थी अगर 1 मिनट में, तो वो होंगी 4 मिनट 5 मिनट में। यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है ना थोड़ा सा। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास विटामिन के सफिशियंट हो। और इसको अगर ठीक रखना है तो तुम्हें क्या लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो तुम्हें ये खाते रहना है, सब ठीक रहेगा, है ना। सो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, और दिस इज क्वाइट कॉमन, तुमने पूरी बायोलॉजी यही पढ़ रखी है और ये पता होना भी चाहिए सभी को, ओके। बेसिकली जो तुम न्यूक्लिक एसिड जो तुम जानते हो, DNA जो तुम्हारे अंदर है, RNA जो तुम्हारे कोरोना वायरस के अंदर था, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। DNA थोड़ा स्टेबल होता है, RNA थोड़ा अनस्टेबल होता है। बट जो RNA होता है ये काफ़ी ओल्ड होता है, लाइक RNA से DNA की फॉर्मेशन हुई है विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, ओके। तो तुम समझ सकते हो RNA की इंपॉर्टेंस क्या है। Now let's head toward our topic. Now every generation of each and every species resemble its ancestor, यानी कि तुम अपने पूर्वजों से मेल खाते हो, और इनके पीछे का रीजन है दैट न्यूक्लिक एसिड, ओके, जिसको हम फाइलोजेनेटिक्स भी बोलते हैं। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड काफी इजीली कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे तो बता रखा है, अगर तुम बायोलॉजी से हो तो तुम्हें ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, ओके। बट इफ यू आर आउटसाइड फ्रॉम बायोलॉजी, यानी कि तुम अगर दूसरे किसी क्लास से हो जिसमें बायोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, then you can just treat this. Now it has been observed that the nucleus of a living cell is responsible for the transmission of inherent characters also called heredity. तो यहाँ पे तो इन्होंने ये बोल दिया कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हेरिडिटी,
बट एक्चुअली कौन होता है यहाँ पे? क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्ड होते हैं, है ना। और बेसिकली अगर तुम न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहते हो तो ये डिस्कवर्ड हुआ था 1831 में, ओके। और इसको डिस्कवर करने वाले अपने साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। नाउ द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे बनता तो तुम बेसिकली नहीं बता पाते। अगर क्वेश्चन बनता कि ये जो क्रोमोसोम है जो तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर जो मिलता है ये किस किस चीज़ों से कंटेन्ड होता है, तो ये कंटेन्ड होता है प्रोटीन से, एंड जो सेकेंड है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो यहाँ पे देखो दे आर मेनली टू टाइप्स, दैट इज डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक और आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक। सिंस न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है इनमें? तो इनमें होता है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, फिर एक पेंटोस सुगर होता है जो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होता है सॉरी, पेंटोस सुगर। फिर तुम्हारा क्या होता है? इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीनों से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। बेसिकली जो तुम्हारे हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग्स होते हैं प्लस जो तुम्हारे पेंटोस जो सुगर है, ओके मैं सुगर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से तुम्हारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बस साइड, एन साइड न्यूक्लियोसाइड। फिर उसमें जब तुम फॉस्फेट का जब ग्रुप ऐड करते हो देन फाइनली कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है जेम्स वॉटसन। तो ये साइंटिस्ट अपने जो इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये किस लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं? मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए, ओके। तो इन्होंने किस किस चीज़ों की इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट नॉन फॉर डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच इज शेयर्ड विद द क्रिक, ओके। तो तुम बोलते हो इनकी फेमस जो जोड़ी थी ना वो होता है वॉटसन एंड क्रिक, ओके। तो इन्होंने क्या करा था? डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट इज शेयर्ड विद द क्रिक एंड विल्किंस। मॉरिस विल्किंस जो थे ना, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे जिनके डीएनए के जो स्ट्रक्चर थे ना उनके बेसिस पे उन्होंने एक्सरे फाइंड आउट करा था, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इन दोनों के विद द हेल्प ऑफ इनको जो डिस्कवरी थी इनकी मदद लेकर यहाँ पे जो अपने क्रिक थे और अपने जो वॉटसन है दोनों ने मिलकर अपनी थ्योरी निकाली। एंड आई थिंक 1952 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पहचाना था। बेसिकली इन्होंने अपना नोबेल प्राइज 62 में पाया था, 1962। तो बस यही सब बातें हैं। द रेल्स ऑफ द लैडर आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ फॉस्फेट एंड द सुगर डीऑक्सीराइबोस। तो इसे भी हाईलाइट कर लो। यहाँ पे कुछ होता नहीं है खास, एंटी पैरेलल होते हैं 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम। और यहाँ पे प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं उनको तुम बोलते हो एडेनिन, ग्वानिन। जो पायरिमिडीन होते हैं वो होते हैं साइटोसिन या फिर यूरासिल हो सकता है। यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं मिलता। फिर तुम्हारा क्या हो सकता है? थाइमीन हो सकता है, ओके। तो ये सब इसके एडेनिन प्यूरिन है। फिर जब तुम इस एडेनिन और इस थाइमीन के बीच में जब बॉन्डिंग करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। फिर तुम अगर जी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में करो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। तो फिर यहाँ पे 4 गाफ आ जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है बट विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। और बेसिकली यहाँ पे जितना है तुम उतना ही जानो और इसकी डिटेलिंग तुम बायोलॉजी में देख ही रखे हो। The complementary pairing of nucleotide bases explain how identical copies of parental DNA pass on to daughter cell। और जो रिसर्च हुआ था ये लॉन्च किया गया था फॉर रिवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी एंड लेड टू द मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि डीएनए ही है जिसकी वजह से यहाँ पे इनहेरिटेंस आ पा रहा है, बट लेटर ऑन हर्सी एंड चेस ने यूनिवोकल प्रूफ दिया था, यानी कि इनकी बातों को कोई टाल नहीं पाया। तो आफ्टर दैट ये जो सारे रिसर्च सामने आए फिर डीएनए पे इनकी साइज, लेंथ, डायमीटर ये सब पता करा गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट जब तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो किसी डीएनए के या फिर किसी आरएनए का तो यहाँ पे मिलता है पेंटोस सुगर, तुम्हें मिलता है एक फॉस्फोरिक एसिड और मिलता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बेस बोलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड मिलता है ये तीनों को मिलाकर, ठीक है। सो इन डीएनए मॉलिक्यूल जो सुगर म्यूनिटी होता है, म्योटी, वो किसके साथ होता है? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस। ये डीएनए से रिलेटेड है।
बट जब तुम आरएनए पे आते हो तो यहाँ पे सिर्फ बीटा डी राइबोस है, यानी कि यहाँ पे 2 डाईऑक्सी एक्स्ट्रा है, तो ये ध्यान देना। ओके, तो ये रहा तुम्हारा बीटा डी राइबोस और ये रहा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। ओके, और इनके स्ट्रक्चर को तुम देख सकते हो, सारे के सारे मेल खा रहे हैं एक्सेप्ट जो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो, डीएनए के पास होते हैं 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। मैंने पहले ही बोला था जो यूरासिल होता है ना, ये सिर्फ आरएनए के पास पाया जाता है। और यहाँ पे भी जो तुम्हें AGCT मिल रहा है ना, इसमें से AG जो है वो प्यूरिन है और जो तुम्हारा CT है ना वो पायरामिडीन है। अब यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन अगर बन गए तो फंस जाओगे ना फिर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि तुम इनको कैसे डिफरेंस करके याद कर सकते हो, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता भी है, अगर तुम नीट या जेई से हो तो तुम्हें पहचानने को मिलेगा, है ना। तुम यहाँ पे काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करता हूँ एडेनिन में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक NH2 जो माइन ग्रुप का है, तो यहाँ पे टोटल कितने नाइट्रोजन है? 5 नाइट्रोजन है। फिर जब तुम ग्वानिन में आते हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है, बट 5 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन भी है, ये वाले ऑक्सीजन। ये बस एक टाइप के निमोनिक्स हैं जिसकी वजह से तुम स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो एडेनिन में सिर्फ 5 नाइट्रोजन है, बट ग्वानिन में 5 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने प्यूरिन को खत्म कर दिया अपनी टेंशन को। फिर जब तुम साइटोसिन में आते हो तो इनके पास क्या है? 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, यानी कि 3 नाइट्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन। तो जहां पे 3 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन हो उसे हम बोलते हैं साइटोसिन। थाइमिन में जब आते हो तो यहाँ पे 1 2 सिर्फ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन वाले हैं, यानी कि 2N + 2O, तो ये थाइमिन से रिलेटेड है। फिर जब तुम यूरासिल में आते हो तो यहाँ पे क्या है? 1 2 1 2, तो अब तुम कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। फिर तुम यूरासिल और थाइमिन को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो तुम एक चीज याद रखना, जो थाइमिन होता है ना, वेट सॉरी, ओके, तो यहाँ पे बस याद रखना जो थाइमिन होता है इनका जो कॉमन नेम होता है दैट इज 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि ये यूरासिल जैसे दिखते हैं बट इनके पास 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तो तुम ऐसे करके थाइमिन और यूरासिल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट समराइज माय पॉइंट्स जो मैंने बताया। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरासिल है। एडेनिन में 5 नाइट्रोजन है, ग्वानिन में 5 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन भी मिल जाता है अपने को। साइटोसिन सॉरी, तुम्हारे जब साइटोसिन में आते हो यानी कि तुम जब पायरिमिडीन ग्रुप में घुस जा रहे हो, यानी कि CABC तीसरे नंबर पे आता है। याद रखना इनके पास 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो ना बेसिकली तुम। फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। थाइमिन में आते हो, थाइमिन से याद रखना दैट इज 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि एक मिथाइल एक्स्ट्रा है 5th ग्रुप पे, 5th कार्बन पे, है ना। और इसके साथ क्या है? 2 नाइट्रोजन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली यूरासिल के पास 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो तुमने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, तुम्हारे स्ट्रक्चर्स गलत नहीं होने वाले। ओके, सो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन जस्ट कमेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो, है ना। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो देख लेते हैं। अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस एट वन पोजीशन ऑफ सुगर दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। तो तुम इसे हाईलाइट ही कर लो। न्यूक्लियोसाइड मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लियोसाइड कौन होता है? जब बेस और पेंटोस सुगर अटैच्ड होते हैं, है ना। तो तुम इस पोजीशन को याद कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं, बाकी तुम इसे हाईलाइट कर लो। यूनिट फॉर्म्ड, अटैचमेंट हो रहा है बेस का फर्स्ट पोजीशन ऑफ सुगर के साथ, न्यूक्लियोसाइड है। क्वाइट सिंपल, ये रहा अपना फर्स्ट पोजीशन, ये रहा बेस और ये रहा अपना पेंटोस सुगर जो भी है। सिमिलरली यहाँ पे अगेन बेस है, यहाँ पे अपना पेंटोस सुगर है, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो एक तुम्हारा P यानी जो फॉस्फेट वाले ग्रुप हैं वो आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे बस न्यूक्लियोटाइड समझ लो। फिर ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो इनको डिफरेंस को तुम्हें याद रखना है। बेसिकली जब तुम्हारा बेस अटैच्ड होता है सुगर के साथ तो ये पोजीशन है 1, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है। बट जब तुम्हारा ये फॉस्फेट वाला ग्रुप अटैच्ड होता है सुगर के साथ तो ये किस पोजीशन पे अटैच होता है? 5th पोजीशन पे अटैच्ड होता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स अलग हैं, तो इसे याद ध्यान देना, है ना। नाउ इन न्यूक्लियोसाइड द सुगर कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 एटसेट्रा। तो अगर तुम्हें इसको डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से फ्रॉम द बेस, ओके, तो तुम देख सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, ये तो अपने दिमाग में पहले फिक्स कर लो, है ना। नाउ व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू द फॉस्फोरिक एसिड, और ये कहाँ पे है? 5th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे 5th पोजीशन किसके साथ है? सुगर म्यूटी है। बेसिकली तुम्हारा बेस भी सुगर से आके अटैच हो रहा है, तुम्हारा जो फॉस्फोरिक
एसिड है वो भी शुगर से आके अटैच हो रहा है। मैंने यहाँ पे जो पी लिखा है ना बार बार, तो मैं बस तुम्हें याद दिलाने के लिए करता हूँ कि ये पी से रिलेटेड कोई ग्रुप है, और वो ग्रुप के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और वो है फॉस्फोरिक एसिड। और PO4 2 माइनस, तुम ऐसे करके दिमाग में रख सकते हो। देखो P 1 2 3 4 और 2 नेगेटिव चार्ज हैं, PO4 2 माइनस। नाउ यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन द 5 एंड 3rd कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, और फॉर्मेशन क्या होता है, एक टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड का। जिसको भी हम नोटिस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो बस इतना याद रखो, यहाँ पे 5 और 3 में, यानी 5 प्राइम और 3 प्राइम जो भी कार्बन के वहां पे अटैचमेंट हो रहा है। ओके, और फाइनली फॉर्म क्या हो रहा है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। डाई टर्म याद रखना, यानी कि 2 ईस्टर के लिंकेज हैं, फॉस्फेट और ईस्टर के, दैट इज वाई फॉस्फोडाइस्टर। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे दे रखा है, ये रहा अपना एक सेट, ये रहा अपना दूसरा सेट, ये रहा अपना जहाँ पे अब अटैचमेंट होने वाला है। तो जब तुम्हारा फाइनली जब तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना, तो एक्चुअल में 2 जगह पे ऐसे हो पा रहे हैं जहाँ पे लिंकेज क्रिएट हो रहे हैं, है ना, बिटवीन 2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे 3rd और 5th के बीच में हो रहा है ना। जो 5th से अपना फॉस्फेट जो फॉस्फोरिक एसिड जो अटैच था, ये अटैच्ड हो रहा है विद द शुगर विद इट्स 3rd पोजीशन, यानी कि शुगर का तीसरा है, और अपना जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका तो 5वां ही है, तुम्हें पता है। और बेसिकली जो शुगर का जो पहला था ना, वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कौन था, बेस था। तो ये 1st के लिए था, ये अपने 3 के लिए था। तो दिस इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड कैसा होता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे देखो एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे रखा है न्यूक्लियस एसिड चेन का, जो तुम्हारे नीचे इधर सामने है। तो ये रहा शुगर, और ये शुगर से अटैच हो रहा है बेस एट 1 पोजीशन, जो भी 1st पोजीशन है। फिर तुम्हारा फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होता है, और ये फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होता है, 5th से। नाउ फिर ये जो शुगर है और ये जो फॉस्फेट है, इनके बीच में कौन सा होता है, दैट इज 3 5, यानी 5 फॉस्फेट वाला 3 शुगर वाला। और यहाँ पे जो बेस और शुगर के बीच में ये 1st पोजीशन से अटैच होता है। बस तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइट भी तुम इसको थोड़ा सा बैक करके अपना समझ लो, है ना। और समझ में आ रहा है तो ओके लिख देना। नाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसे हाईलाइट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर न्यूक्लिक एसिड के, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक अ प्रोटीन, जब तुम बोलते थे ना प्राइमरी, तो वहाँ पे अमीनो एसिड लिंक्ड होते, तो तुम्हें पता चलता था हाँ ये अमीनो एसिड लिंक है तो ये प्रोटीन होगा। तुमने स्ट्रक्चर चेंज करा तो पूरा पूरा प्रोटीन चेंज हो जा रहा था। सिमिलरली तुम जब प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हो तो क्या देखते हो, तुम्हें उसकी सीक्वेंस का पता चलता है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हैं, कैसे चेन की फॉर्मेशन हुई है, कैसे न्यूक्लिक एसिड बना है। तो उस कंडीशन में तुम इसे प्राइमरी या 1 डिग्री बोल रहे हो। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड हैव द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारे अपने प्रोटीन के पास थे, है ना। नाउ वाटसन और क्रिक यहाँ पे आ रहे हैं सामने, गिव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमने वाटसन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, बेसिकली तुम्हें कैसा दिख रहा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा नहीं दिख रहा प्रोटीन के, वैसे ही होता है। यहाँ पे भी राइट हैंड होता है, राइट हैंड हेलिक्स फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखना ये छुपा हुआ है, ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 है, और तुम्हारे जो जी और सी इनके बीच में 3 है। ओके, इनका जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है बेसिकली, आई थिंक, है ना। फिर तुम यहाँ पे जो भी बेते हैं उसको तुम लिख सकते हो। और ये स्ट्रक्चर जो दिया था, ये दिया था वाटसन क्रिक ने, और क्रिक ने अपना सेंट्रल डोगमा भी दिया था। सो डोंट वरी, तुम्हारे अभी यहाँ पे नहीं देखना उसे। सो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वुंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो ये टी के बीच में या जीसी के बीच में जो भी फॉर्म हो रहा है, सो दो स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। जो पेयर होते हैं दैट इज ATGC, है ना। सो एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, मैंने ऊपर बोल रखा है 80, और यहाँ पे 2 होता है बेसिकली, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड साइटोसिन फॉर्म करता है विद द ग्वानिन, और यहाँ पे होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ओके, नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA जो होता है, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स दैट इज प्रेजेंट विच इज समटाइम्स फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ। यानी कि इससे ये पता चलता है जो तुम्हारा RNA है ना, सिंगल हेलिक्स है। ओके, और ये खुद के ऊपर फोल्ड हो जाता है। नाउ
RNA molecules are of three types. जो पहला है that is mRNA, then rRNA, then tRNA. तो mRNA इसको मैसेंजर RNA, rRNA को राइबोसोमल, एंड T4 ये हो गया अपना ट्रांसफर. ओके, ट्रांसफर RNA. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. और यहाँ पे अपने साइंटिस्ट दैट इज हरगोविंद खुराना. अब इनके काफ़ी सारे अच्छे काम हैं और इनको क्लास 12 के बायोलॉजी बुक में भी इंक्लूड करा है. ओके, एंड ही बेसिकली क्या करा इन्होंने, ही बेसिकली क्रैक द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड को इन्होंने क्रैक करा था. ओके, तो यहाँ पे इनके क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दे रखे हैं. एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला था along with scientists like Nirenberg and Robert Holle. Okay, now the next, that is the DNA fingerprinting. Okay, so इसको डेवलप करा था एलेक्स जेफरी ने. इनको भी क्लास 12 के बायोलॉजी बुक में इंक्लूड करा गया, दैट इज वाई आई एम टेलिंग हिज नेम. सो इट इज़ नॉन दैट कि सारे इंडिविजुअल के पास अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है और ये उनके फिंगर टिप्स पे आकर होता है. बट ये तो तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था फॉर द लॉन्ग टाइम. जस्ट लाइक तुम्हारा आधार कार्ड है ना, उसमें भी फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते हैं. तो अब इसको अल्टर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी. बट ऐसा कुछ है जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता और वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग. सो अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन DNA इज ऑल्सो यूनिक फॉर अ पर्सन टू पर्सन. और इनके जो इन्फॉर्मेशन होता है ना रिगार्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग. बेसिकली सब कुछ नहीं होता, मोर देन 99.9% सिमिलर होते हैं. बट वो जो 0.1% में जो चेंजेस होता है ना, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं. सो इट इज सेम फॉर सिंगल सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एनी नोन ट्रीटमेंट अंटिल एंड नाउ. मतलब अभी तक तो कुछ नहीं पता लगाया जा सकता, फ्यूचर का पता नहीं. ओके, सो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज्ड इन फोरेंसिक लैब्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि उसका पिता कौन है, माता कौन है. थर्ड पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज ऑफ एनी एक्सीडेंट बाई कंपेयरिंग द DNA. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेन ब्लास्ट है या फिर एरोप्लेन कहीं गिर गया है ना, तो वहाँ पे सबको ही क्या होता है ना, जो डेड बॉडीज होते हैं दे गेट बॉर्न. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको DNA से भी पता लगाया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू आइडेंटिफाई द रेशियल ग्रुप टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, दैट इज द फाइलोजेनेटिक्स या फिर सिस्टमैटिक इवोल्यूशन भी बोल सकते हो, है ना. So let's move to the next topic, that is 10.5.3 biological functions of nucleic acid. बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 14th होगा अगर तुम्हारे पास ओल्ड एडिशन बुक है, बट दिस इज न्यू एडिशन, रिप्रिंटेड एडिशन. तो यहाँ पे चैप्टर्स जो रिड्यूस हो चुके हैं वो उसको रिमूव करा जा चुका है. So let's read this. So DNA is a chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. So this statement is important. DNA क्या है, केमिकल बेसिस है हेरिडिटी का. हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता बोल सकते हो. इससे फिल्म भी बनी हुई है, पता होगा तुम्हें, हॉलीवुड. सो दे मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाउ DNA is exclusive responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years. Okay, so a DNA molecule is capable of क्या होता है, self duplication during the cell division and identical DNA strand are transferred to daughter cell. जो सेल डिवीजन होता है वहाँ पे ये सब काम हो सकता है. यानी कि जो बेसिकली सेंट्रल डोगमा जो क्रिक ने दिया था ना, लेट मी टेल यू, यहाँ पे है DNA. DNA क्या होता है, रेप्लिकेट कर सकता है. DNA ट्रांसक्रिप्शन करके अपने आप को चेंज करता है RNA में, और RNA ट्रांसलेशन से प्रोटीन में फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, सो DNA क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन टू बिकम RNA, और यहाँ पे RNA क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन टू just produce this protein. Now, another important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. So, actually the protein are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of the particular protein is present in the DNA. So, you can highlight this. प्रोटीन तो सिंथेसाइज कैसे होता है, बाई वेरियस RNA मॉलिक्यूल्स जो सेल में होता है. बट इसका जो मैसेज होता है कि हाँ प्रोटीन सिंथेसिस करने का टाइम आ चुका है, किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का टाइम आ चुका है, तो वो DNA मैसेज देता है. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया, सेंट्रल डोगमा. पहले DNA ने RNA पे डिपेंडेंसी दिखाई अपनी, फिर RNA ने प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करा. ओके, सो द लास्ट टॉपिक दैट इज हार्मोन विच इज इंक्लूडेड फ्रॉम दिस ईयर, एंड सिलेबस में इसको इंक्लूड करा गया था बाय द NTA फॉर योर नीट एंड JEE, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2025. ओके, so hormones are molecules
that act as a intercellular messengers. Again the term here, that is inter, that is between two cells, है ना, intercellular यानी कि between two. So these are produced by the endocrine glands. इंडोक्राइन बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. ये डायरेक्टली जो अपने सिक्रीशंस होते हैं ना, जैसे हार्मोन इन्होंने सिक्रीट करा तो इन्होंने डायरेक्टली ब्लड में मिला देना है उसको. कोई स्पेशल डक्ट नहीं होता है जो हार्मोन्स को कैरी करता है टू द स्पेसिफिक प्लेस. ओके, यहाँ पे देखो, पोर डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम जो मैंने बताया, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे भी उन्हें सेंड करना है टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक एक्शन. सो इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर, सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड्स, जिसके एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, जिसको तुम हाईलाइट कर सकते हो स्टेरॉइड नेचर को. और एस्ट्रोजन और जो एंड्रोजन है, दे आर बेसिकली किस टाइप के हार्मोन्स, दैट इज हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाता है इन फीमेल्स एंड मेल. ओके, सो सम आर पॉलीपेप्टाइड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसुलिन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. नाउ और कुछ होते हैं इंडोर्फिन, तो इसको इंडोर्फिन को तुम हाईलाइट कर लो. एंड सम अदर आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसको हम इपिनेफ्रिन या फिर नन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जो मेनली क्या बोले जाते हैं, इसको हम कैटाकोलेमाइंस भी बोलते हैं. और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला. ओके, सो हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी एंड दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. ओके, सो अब देखो स्पेसिफिक हार्मोन्स के उसके अलग अलग रोल होते हैं. और जहाँ पे पहला हार्मोन का जो रोल तुम्हारे देखो बायोलॉजी में तो तुमने कई सारे पढ़े होंगे अगर तुम बायो स्टूडेंट हो, बट यहाँ पे जो केमिस्ट्री में बता रखा है तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली. ओके, तो यहाँ पे इंसुलिन का बता रखा है. तो इंसुलिन क्या हेल्प करता है, इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट. ओके, सो लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लाइकोजन है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन्स. अब ये देखो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बस समझ लो, ग्लूकागॉन्स ने इसको ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन किया और ये ग्लूकोज लेवल तुम्हारे ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर यू. तो फिर तुम्हें इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है. तो इंसुलिन को तुमने जब इंजेक्ट कर लिया तो फिर ये जो ग्लूकोज है वापस कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में. और स्टोर कहाँ पे होते हैं, एडिपोज टिश्यू या फिर जो तुम्हारे लीवर होता है, मतलब जहाँ पे एडिपोज टिश्यू या फैट ग्रुप में स्टोर हो सकते हैं जहाँ पे भी. तो यहाँ पे इन्होंने तुमने क्या करा, फाइनली तुमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया ग्लूकोज को और फाइनली इसको चेंज कर दिया टू द ग्लाइकोजन. सो बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन का अपना रोल है, दैट इज मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, और वो एक नैरो लिमिट में फॉलो करता है. नाउ इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हमने देख लिया. और ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकागॉन. और ये जो इंसुलिन है ना, इनिशियली तो तुम्हारे स्लॉटर्ड पिग या फिर जो भी काफ होते थे उनसे निकाला जाता था, बट दे वर एलर्जेटिक, जो किसी एनिमल्स को मार के लिया जाता था उनसे. बट लेटर ऑन इन 1983, बस एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, इली लिली कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने इसको डेवलप किया और फाइनली इन्होंने ऐसा एक इंसुलिन प्रिपेयर किया जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था. ओके, सो ऑन अदर हैंड हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. तो यहाँ पे ग्लूकागॉन का भी इन्होंने नाम ले रखा है. सो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. ओके, the two hormones together regulate the glucose level in the blood. We have already seen here कैसे regulate करते हैं. Now when you come to epinephrine and non-epinephrine, so they mediate response to the external stimuli. और basically इसको हम fight, fright, flight ये तीनों टर्म्स के लिए यूज करते हैं. और ये क्या करते हैं, दे आर लाइक इमरजेंसी हार्मोन्स. नाउ ग्रोथ हार्मोन्स और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. फिर जो थायरोक्सिन है ये प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में, एज द नेम इज सजेस्टिंग कि थायरोक्सिन थायराइड में होगा. सो दिस इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड है टायरोसिन. सो यू कैन राइट हियर थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड, और इसमें होता है टायरोसिन. और ये टायरोसिन कौन है, अमीनो एसिड है. और यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व कौन होता है, आयोडीन. नाउ एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, इसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है एंड दैट इज कॉल्ड दिस द हाइपोथायरॉयडिज्म. सो यू कैन जस्ट हाईलाइट दिस. और यहाँ पे जो हाइपो है ना, इसका मतलब क्या होता है, लो या लेसर,
यानी कि लेसर या लो थायराइड, तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है. सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेथर्जीनेस एंड ओबिसिटी, वेट रीगेन होता है. ओके, नाउ इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन, यहाँ पे हाइपर थायरॉइडिज्म होता है, यानी कि जो थायराइड है इसका लेवल इंक्रीज हो गया इन योर बॉडी. सो लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट मे लीड टू द हाइपो एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि इसके जो फॉलिकल्स होते हैं ना थायराइड ग्लैंड के, वो इनलार्ज हो जाते हैं इन सर्च ऑफ द आयोडीन. नाउ द कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कमर्शियल टेबल सॉल्ट, और उसको हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट्स. तो यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड है इसके हाईलाइट कर लो, दैट इज NaI. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ जो लास्ट पैरा है यहाँ का, दैट इज द स्टेरॉइड हार्मोन्स. सो हाईलाइट कर लो इसे थोड़ा सा. तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो प्रोड्यूस होते हैं वो उससे क्या बोलते हैं हम, दैट कुड बी एल्डोस्ट्रॉन, दैट कुड बी कॉर्टिजोल, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे एंड्रोजन भी रिलीज होते हैं. कहाँ से, फ्रॉम योर एड्रिनल कॉर्टेक्स. सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स. नाउ गोनाड से भी प्रोड्यूस होते हैं. गोनाड्स मेनली क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल, बिकॉज दे आर हैविंग इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो इंपॉर्टेंट है. सो हार्मोन रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बेसिकली पूरा का पूरा बायोलॉजी दे रखा है यहाँ पे, है ना. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स. ओके, सो इट मॉड्यूलेट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड दीज आर इन्वॉल्व ऑन द रिएक्शन टू स्ट्रेस, है ना. So this thing is related to glucocorticoids. Okay, now यहाँ पे आता है दूसरा, that is the mineralocorticoids. ये क्या कंट्रोल करता है, लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी. ओके, सो ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस आर फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. और एड्रिनल ग्लैंड दो प्रेजेंट होता है, क्या कह सकते हो, वन पेयर ऑन किडनी. Now, if adrenal cortex does not functions properly, then one of the results may be, यहाँ पे इसके डिजीज का नाम है दैट इज द एडिशन डिजीज. और ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिसफंक्शनिंग ऑफ द cortex of adrenal gland. Okay, so this is characterized by the hypoglycemia, weakness and increased susceptibility to stress. तो ये सब उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एडिशन डिजीज जो तुम्हारे बीमारी है ना इसके. ओके, नाउ the disease is fatal unless it is treated by the glucocorticoids and mineralocorticoids. ये एडिशन डिजीज से रिलेटेड है. नाउ हार्मोन्स रिलीज बाय गोनाड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. और जो मेल में होता है वो होता है टेस्ट्रॉन, और जो फीमेल में होता है दैट इज द एंड्रोजन. ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, जैसे कि उनकी जो डीप वॉइस होती है, उनके जो माउस्टेच होते हैं, फेशियल हेयर्स हो गए. सो दीज आर लाइक जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस जो इन हार्मोन की वजह से आ पाता है. और फिर यहाँ पे देखा अबाउट द एस्ट्राडियोल एंड इट्स द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी हार्मोन. ठीक है, तो इसे हाईलाइट कर लो, दैट इज एस्ट्राडियोल, जिसको हम एस्ट्रोजन भी बोल देते हैं. सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली कितने दिनों का होता है, दैट इज 28 days followed by menstruations, follicle development and the ovulation and luteal phase. ओके, तो ये जानो मत, बस एक्स्ट्रा नॉलेज. नाउ यहाँ पे होता है प्रोजेस्टेरॉन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स. तो इसे भी हाईलाइट कर लेना. देखो प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है ना, ये हर बार एवरी मंथ यूट्रस को ऐसा प्रिपेयर करता है कि हाँ अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने वाला है और बेबी यहाँ पे डेवलप होगा. बट जैसे ही एग फर्टिलाइज नहीं होता, वो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी लेवल लो होती है, डिक्रीज होती है, एंड फाइनली जो भी इंडोमेट्रियम जो होता है वो उसे शेड ऑफ कर देता है. एंड दैट थिंग जो यहाँ पे जो सेटअप होता है इंडोमेटेरियम, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंसेस, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके जो इनिशियल डेज में जो ब्लड्स आते हैं, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना. सो वी आर डन विद द चैप्टर. एंड यहाँ पे जो समरी है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं, मैंने चेक कर रखा है, सारे पॉइंट्स वही हैं जो भी हमने देखा. ओके, so thanks for watching and do subscribe.
कमेंट एंड लाइक। देखो कमेंट तो ज़रूरी है ना, पता चलना चाहिए कि मैंने कैसा पढ़ाया और तुम्हें कैसे समझ में आया। ओके, और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि मुझे भी दिखना चाहिए कि हाँ ग्रोथ है कुछ इसमें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, स्टे कनेक्टेड।